मेरी माँ बुजुर्ग सी सोना बटोरने में बहुत लगी रहती हैं। उन्होंने कहा बेटा एक काम करना, संजय बेटा से एक बात पूछना। उन्होंने आपको बहुत ब्लेसिंग्स भी दी हैं। थैंक यू सो मच। और उन्होंने कहा संजय बेटा से एक चीज़ पूछना कि वो सोने का, गोल्ड का इतना बड़ा दुश्मन क्यों है। जब बात होती है सोने की ज्वेलरी खरीदने की तो वो अपने ही वर्चुअल भाई को ये कहता है तू खरीद करके लाया है, तेरी एक्विजिशन कॉस्ट है, तेरी लॉकर की कॉस्ट है, तेरा जीएसटी है, तेरा टैक्स है, तेरा ये है, तेरा वो है। अब जरा उससे ये पूछ कर क्या हो, क्या मैं सोने ना पहनूं, क्या मैं गहने ना पहनूं, क्या मैं अपना सोना इकट्ठा ना करूं। अब मेरी माँ को क्या जवाब है आपका, अब ये भी बता दीजिए। पहले तो आंटी को सॉरी है। आई थिंक वापस इसी पे आते हैं कि वाई। मैं अगेन कंजम्पशन के अगेंस्ट नहीं हूं, हाँ। कंजम्पशन विद लॉजिक के फेवर में हूं। अगर आपको ज्वेलरी चाहिए तो आप लीजिए ना, किसने मना किया है? पर फिर उसको इन्वेस्टमेंट मत बोलिए, लग्जरी बोलिए, आप कंज्यूमेबल बोलिए। आप कंज्यूम करना चाहते हैं, अच्छा, आप शादियों पे पहन के जाना चाहते हैं या फिर रोजमर्रा के जीवन में पहनना। मैं भी पहनता हूं गोल्ड, ये मैंने पहना हुआ है, मैं रेगुलरली पहनता हूं, मैं गोल्ड चेन भी पहनता हूं, ठीक है। तो वो मेरी कंजम्पशन है, फिर ये मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं रह गई। मुझे नहीं कभी चाहिए मेरी लाइफ में कि मैं सोचूं कि यार अगर मेरे को कुछ हो गया तो मैं ये बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। तो अगर हाँ, बट मेरे पास गोल्ड कॉइन है, हम हमेशा धनतेरस पे लेते हैं जी, ठीक है। धनतेरस मेरे को लगता है लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एसआईपी है गोल्ड की, क्योंकि धनतेरस हर धनतेरस में जाके आपको गोल्ड खरीदना तो एसआईपी हो गई, हाँ, ठीक है। तो वो चली रही है बहुत टाइम से, हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा गोल्ड इकट्ठा, वाह यार अच्छा खासा गोल्ड इकट्ठा हो गया, क्यों? क्योंकि बहुत सालों से चल रहा है। हाँ, तो वो इन्वेस्टमेंट थी। अब डिजिटल माध्यम आ गए हैं, मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल करना है। मैं जानता हूं कि गोल्ड एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है, तो मैं डिजिटल गोल्ड ले लेता हूं या मैं ईटीएफ ले लेता हूं। ईटीएफ सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड लेने का, ठीक है। तो अगर मुझे कंज्यूमेबल के एंगल से चाहिए तो मैं एक अच्छे ज्वेलरी शोरूम में जाऊंगा, अच्छा डिजाइन देखूंगा और अपने हिसाब से जो मुझे सही लगता है उसके हिसाब से मैं पहनूंगा। पर मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मेरे गले में जो है 20 ग्राम की गोल्ड की चेन है, यानी 2 लाख रुपए की गोल्ड की चेन है, तो चलो जी ठीक है, कल को मेरे पास विपदा आपदा आ गई तो ये 2 लाख रुपए ही हो गए। ये तो वही घर का हिसाब हो गया ना। और लेकिन हिंदुस्तान में जो महिलाएं होती हैं ना, वो कहीं एक कोने में पैसे बचा के, दूसरे कॉर्नर में पैसे बचा के जो कैश रखती हैं, कैश से जो ये ख्वाब देखती हैं कि गोल्ड खरीद लें, क्या उन्हें भी ईटीएफ या माफ कीजिएगा गोल्ड बॉन्ड में जाना चाहिए? क्या कहते हैं, जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड है ना वो काफी ज्यादा है। यार घर पे तो रिस्क है, लॉकर में है तो ऑब्वियसली 4-5 हज़ार साल के लगेंगे। बट आपको मैं एक और बात बताता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, बैंक में कुछ इशू हो गया, वो वहां पे कुछ आग लग गई, कुछ हो गया, तो आपके लॉकर का करीबन साल के लॉकर का 100 गुना आपको मैक्सिमम कवर होता है, ठीक है। तो अगर आपने समझे 100 ग्राम सोना रखा हुआ है वहां पे, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, 100 ग्राम सोना ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का है, ठीक है, और आपने वहां रखा हुआ और कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, तो 4 ही लाख मिलेंगे फिर आपको 10 लाख नहीं मिलेंगे सरकार ये बैंक से। तो वो भी एक रिस्क है वहां पे, ठीक है। तो आप कहते हैं कि भाई किसी के पास प्योर कैश है, तो अगर कैश है तो जाके आप ज्वेलरी नॉर्मल वो वाले गोल्ड बार्स भी ले लीजिए, कोई चक्कर नहीं। उसमें 3% मेकिंग कॉस्ट आती है, ठीक है, उसमें सॉरी जीएसटी कॉस्ट आती है, मेकिंग कॉस्ट नहीं होती, 3% उस पर जीएसटी कॉस्ट होती है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा है तो क्यों आप जाके गोल्ड बार या कुछ ले रहे हो? आप ईटीएफ ले लो। ईटीएफ आप बटन दबा के खरीद सकते हो, बटन दबा के बेच सकते हो, ठीक है। दूसरा, कितनी भी क्वांटिटी में खरीद सकते हो आप। अच्छा, गोल्ड में आपके पास 100 रुपए, आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो? नहीं कर सकते, ईटीएफ में कर सकते हो, करेक्ट। तो आपका 100 रुपए का गोल्ड आपके पास हो जाएगा। आपके पास 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए का ईटीएफ खरीद लो गोल्ड का, वो भी आता है। तो कोई 0.01 ग्राम भी आता है, कोई 0.001 ग्राम भी आता है। अगर आपको खरीदना ही है तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, नहीं तो आप वहां जाओगे तो अब 1 ग्राम खरीदोगे तो भी 10,000 रुपए का हो गया मोटा मोटी। सो यही मैं लॉजिक देना चाहूंगा सबको कि आप पहले डिफाइन कर लो कि आपको ज्वेलरी चाहिए तो आप ज्वेलरी खरीदो, ठीक है, बढ़िया ज्वेलरी खरीदो, ठीक है, पर उसको इन्वेस्टमेंट मत बोलो। फिर इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें सबसे अच्छा तरीका ईटीएफ है, ठीक है। बहुत तरीके हैं, 5 तरीके हैं। आप ईटीएफ ले सकते हो, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो गोल्ड का, आप क्या कहते हैं फिजिकल गोल्ड ले सकते हो, आप ज्वेलरी को भी बोल सकते हो, ठीक है। पर एसजीबी ले सकते थे, अब तो वो बंद कर दिया इन्होंने। डिजिटल गोल्ड ले सकते हो, पर सबसे अच्छा तरीका अगर 1 लाख किसी की कमाई है तो हिस्सों में कैसे बांटें? अंग्रेजी में कहते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके आपसे पूछ रहा हूं हिस्से कितने बंटने चाहिए? आपने हिस्सों की बात की जी, हिस्से मतलब पोर्शन हो गया जी। आप जब खाना खाते हैं तो आपकी थाली में सिर्फ दाल होती नहीं, सब्जी भी होती है, रोटी होती है, चावल होता है, मिठाई होती है, अचार होता है, दही होती है, सैलेड होता है, सब कुछ होता है। हाँ। एक होलसम मील होती है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट एक होलसम मील है। आपको एलोकेशन करना है अपने गोल के हिसाब से, ठीक है। लोग कुछ मुझसे हमेशा आके पूछते हैं टेल मी द बेस्ट म्यूचुअल फंड। मतलब नहीं, क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए विच इज द राइट म्यूचुअल फंड।
हम बेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, हमें राइट चाहिए, ठीक है। बेस्ट कुछ नहीं है, बेस्ट हर क्वार्टर बदल जाता है। एक क्वार्टर जो बेस्ट है वो 75% चांस है कि अगले क्वार्टर में बेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही करते रहोगे, तो मेरे क्लाइंट थे उनके पास 54 म्यूचुअल फंड थे। मतलब ये क्या कर दिया, जू बना दिया आपने। जू में जाते हो ना, तो यहाँ पे बंदर भी दिख जाता है, हिरन भी दिख जाता है, कुत्ता भी दिख जाता है, भालू भी दिख जाता है। मतलब ये क्या जू बना दिया भाई, क्योंकि हर क्वार्टर जाते थे, जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड होता था वो खरीद लेते थे। अच्छा, ना देखा उसका पर्पस क्या है, क्या कर रहा है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, कौन सा इंडेक्स फंड है, कौन सा हाइब्रिड फंड है, कौन सा, कुछ नहीं, जो चल रहा है जी बटन दबा दिया। ऐसे नहीं होता, आपको गोल बनाना पड़ता है। गोल्स होते हैं लाइफ के। आप पैसे, आपको पैसे क्यों चाहिए होते हैं? लाइफ के गोल्स के लिए चाहिए होते हैं। करेक्ट। गोल क्या होता है? किसी की शादी होनी है, किसी ने घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की एजुकेशन होती है, हेल्थ होती है, या फिर रिटायरमेंट एंड फाइनली रिटायरमेंट होती है जी। एक बड़े 7-8 गोल है लाइफ के। एक आदमी 50-60 साल जो उसके वर्किंग करियर होता है, समझो 22 से काम करना चालू कर रहा है और 50 तक काम करना चाहता है, 30 साल काम करना चाहता है, तो 30 साल में उसको एक 7-8 बड़े गोल्स होते हैं उसके लाइफ के। और 30वें साल का गोल होता है, यार सब कुछ हो गया, अब पैक करो, अब मेरी SWP चालू कर दो। ठीक है कि भाई ठीक है, मैंने एक कॉर्पस अपने लिए भी बना लिया, तो अब वो कॉर्पस से मुझे अब जिंदगी भर पैसे मिलते रहे, ऐसा सिचुएशन हो जाए, बाकी मन मस्ती का काम करूंगा। कि जो भी है बाजार की सांस फूलने लगी, और बाजार की सांस सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फूलने लगी। अब समझ में नहीं आ रहा शेयर बाजार में रहें, टिकें, अगर नहीं आए हैं तो एंटर करें या फिर ना करें, निकल जाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के साथ में हम रहें, पुराना रिकॉर्ड देखें, पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से प्लान करें, इस मिर्च को थाली में रखें या निकाल दें। मेरे को लगता है रसगुल्ला हरी मिर्च नहीं लाल मिर्च बना था इतनी बुरी तरह मिर्ची उससे लगाई और लाल लाल कलर दिया सबको। देखिए मैं वापस आता हूँ, मार्केट्स जो है ना जी, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई मैं फोन करके बोल सकता हूँ कि नहीं सर आप प्लीज ऐसे मत करो यार। हमें ना पास्ट से सीखना चाहिए। तो सर अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो की, उसमें देखिए जब हम वीडियो करते हैं ना, हम खुद भी बहुत रिसर्च करते हैं और ऑब्वियसली उससे मेरी खुद की लर्निंग बनती है, मेरा खुद का कन्विक्शन बनता है। तो जब मैंने वो वीडियो की, उसमें मैंने बताया कि पिछले 32 साल में मार्केट्स में कितने क्रैशेस हुए और कैसे कैसे मार्केट रिकवर की। अब मार्केट में क्रैशेस स्टार्ट हुए जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम आया, 2000 में .com बबल आया, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए। अच्छा आपको मजेदार बात बताता हूँ, 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो जब मार्केट पीक पे थी 2008 जनवरी में, तब मैंने इन्वेस्टमेंट चालू की थी। अच्छा। और उसके बाद मार्केट्स ऐसे गिरी, 63% गिरी थी निफ्टी, 63%, 100 का 40 रह गया था, इतना बुरा हाल हुआ था। पर 3 साल में रिकवर कर गई। उसके बाद ये मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, फिर वापस नीचे आ गई, फिर फ्लैट हुई, फिर वापस नीचे आ गई, फिर 2020 आ गया। 2020 के कोविड में मार्केट 37% गिरी। करेक्ट जी। और वो रिकवर करने में 9 महीने लगे उसको। फिर 2022 में वो पुतिन और उनकी वॉर हो गई, रशिया की और यूक्रेन की, फिर मार्केट 16-18% गिर गई, फिर वो रिकवर कर गई, फिर अब ये वापस नया क्रैश आया। अब इसमें पूरा डेटा को समझते हैं। डेटा ये है सर कि मार्केट कुल मिला के निफ्टी फ्रॉम इट्स टॉप 17% गिरा। अच्छा। हाई हाई हो गई, त्रासदी हो गई, पीछे तो देखो कितना कितना गिरा है, 63%, ठीक है, 37%, ये अभी गिरा है 17%। अपने बॉटम पॉइंट पे आया करीबन 21,800 के आसपास। उसके बाद यूटर्न मार के आज 23,500 के आसपास चला गया। अभी फ्रॉम द टॉप टू टुडेज पॉइंट निफ्टी इज ओनली डाउन बाय 10%। ओके। पर अब आप देखिए अब क्या हुआ, इस टाइम पे लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी, सिप स्टॉपेज रेशियो जिसे कहते हैं हम, वो हिस्टोरिकल हाई पे चले गए हैं। अगर 100 लोग नए एसआईपी चालू कर रहे हैं तो 128 लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। अरे तुम पैसे कैसे बनाओगे भाई? मार्केट में रहोगे नहीं तो पैसे कम कैसे बनाओगे? बॉटम पे कैसे खरीदोगे जब एसआईपी नहीं होगी तुम्हारी? करेक्ट। अब लोग रोने लग गए, मेरे को फोन आया, अरे सर आप मैं तो मिस कर गया सर, मैं तो सोचा था मैं खरीदूंगा जब 21,000 हो जाएगा। मतलब तुमने तो 22,000 पे भी सोचा था, तो 22,000 पे क्यों नहीं खरीदा? बोला नहीं तब लगा सर और गिरेगा। यार हमारा काम नहीं है ये सब, हम इकोनॉमिस्ट है क्या? और मुझे एक अमीर इकोनॉमिस्ट बता दो जिसने मार्केट से पैसा बनाया हो। तो एसआईपी के लिए मेरा पेशेंस कितने साल का होना चाहिए? 8 साल, 10 साल, 12 साल, कितना पेशेंस होना चाहिए? सर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ। 1995 जनवरी में, और ये कोई मार्केटिंग नहीं है, मैं एक उदाहरण के तौर पे 1995 जनवरी में एक फंड आया था, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। कोई भी फंड आता है 10 रुपए का आता है। आज उस फंड को 30 साल हो गए, 30 ईयर्स। आपको पता है वो फंड कितने का है? ऐसे गेस, एनी गेस कितना होगा? 10 रुपए वाला कितने का हो गया होगा? शायद 200, 250, 2000 का हो गया। ओ 2000 का। हमारे साथ क्या होता है सर, जब जो जमीन की बात करता है ना, वो कहता है मेरी जमीन 10 गुना हो गई।
बिल्कुल ऐसे ही बात बोलता करता है। जी जी जी। वो ये नहीं बताता कितने साल में हुई, हम्म 10 साल में हुई, 20 साल में हुई, 30 साल में हुई, कितने साल में हुई। हम्म पर जब म्यूचुअल फंड की बात होती है तो उसकी CAGR बताई जाती है या IRR बताई जाती है, करेक्ट जी। विच इज 12%, 14%, 15%। हम्म पर एक फंड 10 रुपए का 2000 रुपए हो गया, हाँ विच इज 19% पर एनम रिटर्न। हम्म और इसका मैजिक बताता हूं, इसमें 10,000 रुपए की SIP 30 साल तक आपके 36 लाख रुपए लगे होते, जिसकी वैल्यू होती 22 करोड़ रुपए। ओ ये पावर है कंपाउंडिंग की। घर में बच्चा कोई भी जन्मा है तो कहते भाई हर महीने जाके 1 ग्राम सोना ले लेंगे, तो वो गोल्ड की SIP हो गई। मैं कहता हूं हमसे बेटर हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके वाई क्लियर था, उनको पता होता था हम कोई भी चीज क्यों कर रहे हैं। आज के जनरेशन को कुछ नहीं पता कि हम क्यों ये कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं सीख लो ना, कोई भी चीज नहीं आती तो सीख लो। ठीक बात पहले तो बहुत मुश्किल था, आज तो बहुत आसान है। ठीक बात है। हिंदुस्तान ने एक ख्वाब और देखा है पिछले लगभग 1 दशक में, वो ख्वाब है स्टार्टअप का। स्किल इंडिया से फिर स्टार्टअप इंडिया तक का जो सफर है, सफर बुरा नहीं रहा, सफर काफी अच्छा रहा है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी खबरें आई, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, या फिर कुछ ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आए हैं कि जो 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 नए स्टूडेंट भी स्टार्टअप का सपना देखते हैं वो भी मिसगाइड होने लगे हैं। और मैं नाम बिल्कुल सीधे तौर पर लूंगा, जो ब्लू स्मार्ट का अभी हाल के दिनों में गुरुग्राम का केस आया है। यानी पहले राइज, देन फॉल, देन फ्रॉड, राइज, फॉल, फ्रॉड। इन तीनों के बीच में क्या मैं स्टार्टअप का सपना देखूं? एक बात, स्टार्टअप का अगर सपना देखूं तो ये सपना मैं कहां पर लेकर के जाऊं? क्या सिर्फ युवा ही स्टार्टअप का सपना देखे? सर ये बीमारी जो है ना, जहां जो आपने बोला कि पहले स्टार्ट फेल फ्रॉड, वापस आते हैं ह्यूमन नेचर पे। मैं हल्दीराम की केस स्टडी कर रहा था, शूट कर रहा था, तो उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च करी। हल्दीराम से बढ़िया तो मेरे को लगता है बिजनेस फूड में, इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड, एक बार तो पेप्सी को धो दिया था इन्होंने स्नैक्स बिजनेस में। अब आप देखिए सर, उन्होंने जब बिजनेस चालू किया तो पहले 20 साल उन्होंने जीरो एक्सपेंशन रखा। 20 इयर्स उन्होंने एक्सपैंड नहीं किया। उन्होंने पहले अपने प्रोसेसेस ठीक किए, टेस्ट ठीक किया, ऐसा कर दिया कि बस अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। एंड धीरे 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 जोग्राफिकल एक्सपेंशन किया, डाइवर्सिफिकेशन किया, और वो एंटिटी आज ऑलमोस्ट 88 इयर्स से चल रही है। True. यहां एक स्टार्टअप 8 इयर्स नहीं चल पाया, करेक्ट, और वो 88 इयर्स से चल रही है। इट्स ऑल अबाउट इंटेंट, इट इज अबाउट पेशेंस। ये रेस ऐसी है सर, पैसे की रेस ना, सिर्फ और सिर्फ कछुआ जीतेगा, खरगोश नहीं जीतेगा। खरगोश कूदेगा, उछलेगा, आगे भागेगा, सो जाएगा, कछुआ प्यार से जीत जाएगा।